नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और विधानमंडल दल और कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में उन्हें हिस्सा लेना था। 23 सितंबर को विधानसभा का सत्र था और ऐसे में विधानसभा सत्र पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर, स्पीकर कोरोना पॉजिटिव। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी खबर बताइएगा। देखिए जिन्हें 23 सितंबर को यहाँ पर विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है और इसी की तैयारियों में विधानसभा अध्यक्ष जुटे हुए थे। कल भी उन्होंने विधानसभा मंडप का निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ। तमाम पत्रकार भी इस दौरान मौजूद थे और ये तय किया गया था कि क्योंकि कोरोना काल में सत्र हो रहा है, इसीलिए जो भी विधायक विधानसभा में आएगा 21 और 22 सितंबर को उनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद ही नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इसी के मद्देनजर आज विधानसभा अध्यक्ष ने अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया और उनका टेस्ट पॉजिटिव निकल गया। तो इससे पूरे विधानसभा में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि पहले ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पॉजिटिव आ चुकी हैं। वो गुरुग्राम उनको रेफर किया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष के भी पॉजिटिव आने से एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उनके साथ साथ उनके जो सचिव हैं विधानसभा के, वो भी हर पल उनके साथ थे। तमाम निरीक्षण में तमाम पत्रकार उनके साथ थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने जो अपने परिवार का भी आज रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया, उनके परिवार के सभी सदस्य नेगेटिव हैं, लेकिन केवल विधानसभा अध्यक्ष पॉजिटिव आए हैं। और इससे खासकर 23 सितंबर से जो मानसून सत्र यहाँ पर शुरू होना था, उस पर संकट के बादल जरूर मंडरा गए, क्योंकि अभी ये व्यवस्था दी जा रही है कि क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी संक्रमित हो चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी संक्रमित हो गए, तो अब कौन सदन का संचालन करेगा। अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अब नेता प्रतिपक्ष की जगह उप नेता प्रतिपक्ष जो करण मारा है वो जगह लेंगे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष की जगह अब विधानसभा के उपाध्यक्ष उनकी जगह मौजूद रहेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने हड़कंप मचा दिया है। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से ठीक पहले रविवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी पॉजिटिव पाए गए। सोमवार और मंगलवार को विधायकों और मंत्रियों के भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के बारे में आप जानते ही हैं, वो भी संक्रमित हैं। उससे पहले कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो अब यहां पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं सत्र पर। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र पर अब कोरोना का संक्रमण का खतरा और भी गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ और वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा 23 सितंबर से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा और उसमें न विधानसभा अध्यक्ष मौजूद होंगे और ना ही नेता प्रतिपक्ष मौजूद होंगी। दोनों की जगह, जहां नेता प्रतिपक्ष की जगह उप नेता प्रतिपक्ष करण मारा मौजूद रहेंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष की जगह विधानसभा के उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय को एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया, जहां से गुरुग्राम लाया जाएगा और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज होगा। इंदिरा हृदय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल उन्हें हल्द्वानी से इलाज के लिए देहरादून लाया गया था, लेकिन अब दिल्ली, क्योंकि तबीयत जो है बहुत किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए। और मैक्स अस्पताल पर नाराजगी, क्योंकि प्राइवेट जो है उनको बेड नहीं मिल पाया था। ये भी एक कल खबर आई थी। तो मैक्स अस्पताल पर भड़के सुमित हृदय, जो उनके बेटे हैं, कि वहां पर उन्हें बेड नहीं मिला था और अब वो दिल्ली। तो देहरादून में निजी रूम उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे मैक्स अस्पताल को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वो मंत्री मदन कौशिक के आश्वासन पर यहां पर आई थी, लेकिन मैक्स प्रबंधन 4 घंटे तक उनको इमरजेंसी और आईसीयू में ही घुमाता रहा और आखिर में प्राइवेट रूम देने से इनकार कर दिया। इंदिरा हृदय के बेटे ने बताया कि मैक्स में 4 घंटे रहने के दौरान उन्हें 50,000 का बिल थमा दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से मैक्स ने पहले तो इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटे तो ऐसे ही लेटाए रखा, उसके बाद इनसे बोला कि आप चलिए ऊपर, और ले गए ये आईसीयू में, जहाँ पे 10-12 लोग एक साथ थे और एक बाथरूम था। उनकी उम्र के लिहाज से कई इन्फेक्शन होने का डर रहता है,
तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, और वो खुद लिफ्ट से नीचे आके इमरजेंसी में अपने आप बिस्तर में आके लेट गई। मुख्यमंत्री जी, कौशिक जी और डीएम साहब सब संपर्क में थे मैक्स के प्रबंधन से, लेकिन अंत में उन लोगों ने आके जिस रवैये से कहा कि वेरी सॉरी, आप या तो आईसीयू में भर्ती कराइए, आप डिस्चार्ज कर लीजिए, तो मेरे को अविश्वसनीय लगी ये बात, विश्वास के परे थी बात। तो आपने देखा कि अगर नेता के साथ इस तरह की लापरवाही तो जनता के साथ क्या होता होगा। कोटद्वार के कोविड केयर सेंटर में शराब पार्टी के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सेंटर में भर्ती युवकों की शराब पार्टी करते फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने वायरल फोटो के आधार पर मामले में जांच शुरू करते हुए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर कोविड सेंटर के भीतर शराब की बोतल किसने पहुंचाई। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य विभाग ने भी युवकों पर कोविड सेंटर में हंगामा काटने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 8 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉक्टर शैलेंद्र बरतवाल प्रभारी कोविड-19, इनके द्वारा कल एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि परसों रात को कुछ लोगों द्वारा, जिसमें एक फार्मासिस्ट भी है, कोविड-19 हॉस्पिटल जो दिल्ली फार्म के पास है, वहाँ शराब पी करके हंगामा किया गया, पार्टी की गई। इस संबंध में थाने पर हम लोगों द्वारा कल आपदा अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर आ रही है, पिरान कलियर दरगाह के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे दरगाह प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 1 महीने पहले ही पिरान कलियर दरगाह खोली गई थी। सात साल बाद केदारनाथ में एक बार फिर से नरकंकाल मिले हैं। सर्च ऑपरेशन चला रही टीम को 4 नरकंकाल मिले हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के आसपास कंकाल खोजने का अभियान भी पूरा हो गया है। केदारनाथ से गरुड़ चट्टी होते हुए गोमू खड़ा, तोशी, त्रिजुगी नारायण से सोनप्रयाग की ओर गई टीम को गोमुखड़ा से नीचे गौरी माई खर्क के आसपास के क्षेत्र में खोजबीन के दौरान 4 नरकंकाल बरामद हुए। मिले नरकंकालों को बॉडी बैग में रख सोनप्रयाग लाया गया, जहां पर पंचनामा भरने के बाद डीएनए सैंपलिंग भी की गई। अब इन 4 कंकालों के बाद कुल 703 नरकंकाल अब तक मिल चुके हैं। पिछले सालों तक 699 कंकाल बरामद हुए थे और हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से खोजबीन शुरू हुई थी। 4 अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। बॉडी बैग सारी टीम कैरी कर रही थी, उनका डीएनए सैंपल ले लिया गया है, उनका पंचायतनामा भर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से उनका विधि विधान से क्रियाक्रम सोनप्रयाग में आज किया जाएगा। इस संबंध में डिटेल रिपोर्ट जो है प्रक्षेत्रीय कार्यालय में कल मेरे द्वारा भेज दी जाएगी। ऐतिहासिक धार्मिक छड़ी यात्रा आज उत्तरकाशी पहुंची, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। गुरुवार को हरिद्वार से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना कर इस यात्रा का शुभारंभ किया था। गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ जी मंदिर और शक्ति मां के मंदिर के दर्शन भेंट के बाद पवित्र छड़ी यात्रा गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। आज जो है ये छड़ी पर्व महायात्रा है। अब दून भी बली ना, हरिद्वार के व्यापारियों ने कुंभ को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार पर कुंभ को स्थगित करने का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में वैसे ही व्यापारी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और अब सरकार ने कुंभ में आने के लिए पास की शर्त लगा दी है, जिससे यहाँ ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। व्यापारियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार कुंभ मेला कराना ही नहीं चाहती है। कुंभ मेले में जो यात्री आएगा, तीर्थ यात्री श्रद्धालु, वो पास से आएगा। पास से कितने यात्री आएंगे हरिद्वार के अंदर? इतना कुंभ मेला लगता है, करोड़ों आदमी आता है, श्रद्धालु आता है हरिद्वार के अंदर। वो कितने पास जारी कर देगी सरकार? सरकार की मंशा साफ है, वो कुंभ मेला नहीं कराना चाहती और हरिद्वार के व्यापारी का उत्पीड़न लगातार कर रही है प्रदेश सरकार। रामनगर के ढिकूली के लदुआ में गुलदार ने एक युवक को घायल कर दिया है, जिसके बाद ये गुलदार ढिकूली गांव में चला गया, जिसकी तलाश वन विभाग द्वारा की जा रही है। इसके लिए वन विभाग गांव में कॉम्बिंग कर रहा है। हालांकि विभाग को अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। गुलदार के गांव में घुसने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लगभग 3 घंटे तक हम लोगों द्वारा कॉम्बिंग की गई, लेकिन अभी तक जो है कि गुलदार का पता नहीं चल पाया है। इस क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है, गश्त की जा रही है तथा क्षेत्र की गहन छानबीन फिर की जाएगी। 3 साल से टनकपुर टू पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर सड़क का काम इस महीने नवंबर तक पूरा हो जाएगा। चंपावत एनएच विभाग के
मुताबिक चंपावत और पिथौरागढ़ में कुल 3 बाईपास बनने हैं, जिसमें से 2 बाईपास चंपावत जिले में और 1 पिथौरागढ़ जिले में बनना है, जिनकी डीपीआर भी बन गई है। लेकिन अभी एनजीटी के नियमों की वजह से बाईपास निर्माण को लेकर विभाग नए निर्देश का इंतजार कर रहा है। लेकर पिथौरागढ़ में 3 बाईपास प्रस्तावित हैं, चंपावत बाईपास, लोहाघाट बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास। तो इनके फॉरेस्ट प्रस्ताव बना के भेजे हुए हैं। एनजीटी के कारण एनजीटी की इसमें कमेंट्स आने हैं और एनजीटी के कमेंट्स के अनुसार इसमें जो है आगे। टिहरी में NH-94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में टनल निर्माण से आसपास के मकानों के ऊपर खतरा बरकरार है। गुलडी से मजजूड़ तक करीब 440 मीटर टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे गुलडी और मजजूड़ के आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें बढ़ने लगी हैं। पिछले महीने टनल के ऊपर एक बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट भी गया था, जिससे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन सर्वे रिपोर्ट के इंतजार की बात कह रहा है। तो हमने तो मुख्य रूप से पहले ये कह दिया गया था कि टनल के द्वारा ही हो रहा है ये, और चूंकि इसमें टेक्निकल रूप से बीआरओ को और जियोलॉजिस्ट को देखना है, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरी जियोलॉजिस्ट की सर्वे किया जा चुका है और भवनों के स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में भी कल परसों सर्वे हो चुका है। उनकी रिपोर्ट आते ही उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के सालंग गांव को ओडार पोला गांव को जोड़ने वाला लकड़ी का छोटा सा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ओडार और पोला गांव का एकमात्र रास्ता होने की वजह से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पुल की लकड़ी जो है वो सड़ रही है, नीचे पानी का तेज बहाव है, किसी भी समय हादसा हो सकता है। 700 से ज्यादा जनसंख्या वाले ग्रामीण रोजाना इसी पुल से आवाजाही करते हैं। साल 2013 की बाढ़ में इस पर बना पक्का पुल बह गया था, जिसके बाद वन विभाग ने लकड़ी का एक वैकल्पिक पुल बनाया था। ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी, लेकिन अभी तक इस पुल को ठीक नहीं किया गया है। टिहरी झील में फेरी बोट का संचालन बंद होने से झील से सटे आसपास के ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। फेरी बोट मालिकों का कहना है कि जनवरी से उन्हें भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप और बोट ऑपरेटर को वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। कई बार पुनर्वास विभाग को इसके लिए अवगत कराया गया, लेकिन विभाग द्वारा आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें फेरी बोट का संचालन बंद करना पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि अब THDC पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन जल्द इस संबंध में बैठक की जाएगी। से अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। जैसे हमने पूर्व में भी पुनर्वास विभाग को भी DMG को भी हमने सबको एप्लीकेशन दिया है कि हमारा भुगतान कर दीजिए, पर अभी तक हमारा कोई भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण से हम पेट्रोल पंप वालों को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेटर जो हमारे हैं उनको 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इस वजह से हमें बोट बंद करनी पड़ी है। THDC को लगातार निर्देशित कर रहे हैं और एक कमेटी भी हम लोगों ने इसमें बनाई है कि वर्तमान में वास्तव में किस किस फेरी बोट की आवश्यकता है और जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किस किस फेरी बोट को चलाया जाना चाहिए। तो इसकी भी हम लोग स्टडी करा रहे हैं और जैसे इसमें कोई निर्णय होता है। उत्तरकाशी में समाज कल्याण विभाग पर कर्मचारियों की कमी का दबाव पड़ता जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के पास करीब 40 योजनाएं हैं, लेकिन कर्मचारी नाम मात्र के हैं। विभाग के पास वृद्धा पेंशन, विधवा दिव्यांग पेंशन से लेकर छात्र छात्राओं के बाल विकास सहित कई योजनाएं हैं। कर्मचारियों की कमी का मुद्दा कई बार संगठन के पदाधिकारियों ने उठाया और जल्द ही नई नियुक्तियां करने की मांग की है। गरीब उन्मूलन जो कार्यक्रम हैं ये सारे इसमें जो है मतलब विद्यमान है और सारे, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण जो है इसमें थोड़ा सा जो है मतलब दिक्कतें आती हैं, जिस वजह से जो है मतलब ये सही ढंग से जो है मतलब पूरे संचालित नहीं हो पाते हैं जो है कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि नेपाल का झुकाव आजकल भले ही अपने मित्र राष्ट्र भारत की जगह चीन की तरफ हो, लेकिन कोरोना काल में भारत ने एक बार फिर से अपनी मित्रता को आगे बढ़कर निभाया है। लॉकडाउन के बाद से इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के बावजूद भारतीय प्रशासन ने नेपाल के नागरिकों को सशर्त भारत में लौटकर काम करने की इजाज़त दी है, जिसके बाद इंडो नेपाल से लगे बनबसा बॉर्डर से बड़ी संख्या में नेपाल के लोग रोजी रोटी की तलाश में भारत आते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल से या देश के किसी भी हिस्से से जो श्रमिक हैं, अगर वो किसी कार्य प्रयोजन के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए आने की जो है
छूट दी गई है, जिससे कि जो विकास के कार्य हैं उन पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। अब तक गाय के गोबर का आपने खाद के तौर पर ही इस्तेमाल देखा होगा, लेकिन लॉकडाउन में महिलाओं को गोबर से रोजगार मिल गया। कैसे, देखिए। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया और इसी में से एक है देहरादून की मिली कौर, जिन्होंने गाय के गोबर से दिए, अगरबत्ती, हवन सामग्री से लेकर मॉस्किटो कॉल तक बनाने का आइडिया बनाया। उन्होंने महिलाओं का एक समूह बनाकर गौशाला से लेकर आवारा गाय के गोबर को इकट्ठा किया और महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। उनके इस आइडिया को विमेन एंटरप्रेन्योर का भी सहयोग मिलने लगा ताकि प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाया जा सके। इसमें दिए हैं, शुभ लाभ है जो हम लोग घरों में अपनी डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये हवन कप है जिसमें हम लोगों ने सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करी हैं। हवन सामग्री है, कपूर है, गूगल है, लोबान है, इस तरह के आइटम्स हैं। इसको आप अगर जलाएंगे अपने घर में तो एक शुद्धि भी होगी और दूसरा गाय के गोबर से है तो हिंदू ट्रेडिशन में हमारे गाय के गोबर को सबसे शुद्ध चीज़ माना जाता है। हाँ, जो घर से निकल के बाहर काम नहीं कर सकती उनकी भी कई सारी मजबूरियां रहती है, लेकिन हाँ टाइम होता है उनके पास कि वो दिन में 3 से 4 घंटे निकाल सके, तो हम लोग घर पे ही उनको मटेरियल देते हैं और वो घर पे ही अपने आप काम करके हमें ये प्रोडक्ट बना के दे देती हैं। वही घर बैठे काम पाकर महिलाएं बेहद खुश है। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी भी बढ़ रही है, साथ ही लॉकडाउन में रोजगार भी मिल रहा है। और मैंने काफ़ी महिलाएं इकट्ठी की क्योंकि पहले भी मैं कोई काम करती थी पर कोविड-19 की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी, बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने मेरा साथ काफ़ी दिया है। कोरोना काल में जहां हर तरफ हर्बल चीजों की बात हो रही है, वहीं अब मार्केट में हमारे पास एक और ऑप्शन जुड़ गया है, यानी फेस्टिव सीजन में आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं होने वाली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, कहीं मत जाइएगा। केंद्र सरकार के किसानों के लिए संसद में लाए गए अध्यादेश को लेकर देश भर में किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से जसपुर क्षेत्र में भी किसानों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अध्यादेश के विरोध में रैली का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध जताया। साथ ही किसानों का कहना है कि इस अध्यादेश से बड़े व्यापारियों को तो फायदा होगा, किसानों को अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि मेरा भारत सरकार से एक अनुरोध है कि अगर आपने इसका मिनिमम जो एक रेट घोषित होता है आप वो रेट घोषित नहीं करेंगे, आप मंडी खत्म कर देंगे तो किसान आड़तियों के बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर आड़ती या उद्योगपति, राइस मिलर या जो भी हैं वो उनके औने पौने दाम में उनका माल खरीदने को तैयार होगा। कोई भी बंदा आदमी खरीदने वाला नहीं है। अब हमारी सरकार कह रही है कि किसान सीधी बात करे। किसान कैसे सीधी बात कर लेगा? पहले वो खेत में काम करेगा, क्या किस जैसे ये पूछेगा मेरा धान किस भाव में लेकर जाएगा। ये जो कानून बनाया गया है किसान विरोधी बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद खबरें देखिए अनुपम मिश्रा के साथ।